आदाब। खास बात तेलंगाना में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खास बात तेलंगाना में आज बात रियासत की सियासत में हो रही उथल पुथल की। जी हां, अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि दरअसल रियासत की सियासत में ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद सियासी गर्मी में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की सियासत में हलचल शुरू हो गई है। टीआरएस पार्टी के अहम लीडर व साबिक रियासती वजीर ई राजेंद्र ने आज एमएलए की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। ई राजेंद्र ने असेंबली के सेक्रेटरी को अपना इस्तीफा पेश किया। इस दौरान असेंबली के करीब खूब हंगामाराई देखी गई। इटला राजेंद्र के हामियों को असेंबली के अहाते में दाखिले से रोक दिया गया। ई राजेंद्र के हामियों ने वजीर आला केसीआर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि अब तेलंगाना में टीआरएस पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। हालिया अरसे में तेलंगाना में मुनक्किद होने वाले जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। इसी तरह दुबाक में टीआरएस को शिकस्त हुई। तेलंगाना में बीजेपी अपने कदम जमाने की कोशिश में जुटी हुई है और इसकी तस्वीरें हमने जीएचएमसी इंतखाबात में ही देख ली थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या टीआरएस पार्टी एक खानदानी सियासी जमात बन गई है? यह भी कहा जा रहा है कि तेलंगाना में डिक्टेटरशिप चल रही है। तमाम फैसला सिर्फ वजीर आला ही लेते हैं, वज़रा बराए नाम हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे कई खास मेहमानों से कि आखिर क्या वजूहात है जिसके बाद इटला राजेंद्र ने पार्टी को छोड़ा और साथ ही साथ अब वो भारतीय जनता पार्टी में जाने का मन बना चुके हैं, ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं। इस हवाले से आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 14 जून को ई राजेंद्र दिल्ली में जाकर भारतीय जनता पार्टी की रुकनियत हासिल कर सकते हैं और उनके साथ कई और ऐसे लीडरान होंगे जो जा सकते हैं दिल्ली और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वो भी जेपी नड्डा की मौजूदगी में। तो एक तरह से इसे टीआरएस के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। टीआरएस पार्टी पर बड़ा इल्जाम ई राजेंद्र, जो कि साबिक वजीर सेहत रहे, काफी लंबा समय, काफी लंबा वक्त इन्होंने पार्टी के साथ गुजारा और अब वो डिक्टेटरशिप के हवाले से तबसरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वज़रा के पास कोई इख्तियारात नहीं, सिर्फ और सिर्फ सारे फैसले वजीर आला लेते हैं। कई अहम इल्जामात इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या अब गुलाबी हुए जाफरानी। कृषांक हमारे साथ लीडर टीआरएस के जुड़े हुए हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान एनवी सुभाष साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर शुजात अली साहब, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले कृषांक साहब आपके पास आएंगे इस सवाल के साथ, ये बड़ा झटका माना जा सकता है टीआरएस के लिए? ई राजेंद्र का पहले टीआरएस की रुकनियत से इस्तीफा देना, फिर एमएलए के पद से इस्तीफा देना और अब ये चहमगोइयां की जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्या ये माना जाए कि अब तो बस शुरुआत है ये? बिल्कुल नहीं सना जी। देखिए, एक चीज यहाँ पे स्पष्ट है सना जी कि एक आदमी का जो स्वार्थ है, क्योंकि आरोप और इल्जाम उनके ऊपर आए, किसान, दलित, बहुजन, इन्होंने आरोप किया कि ये मंत्री के पद में रह के उनके जो लैंड्स है उनके कब्जा करते हुए उनके ऊपर आरोप आए। तो अब ये जो नारा दे रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि इसमें कुछ आइडियोलॉजी नहीं है या तेलंगाना का मुद्दा कुछ भी नहीं है, इसमें केवल उनकी राजनीति का स्वार्थ है। और जब उनकी राजनीति का स्वार्थ होगा, इसी कारण जो अपने आप को लेफ्ट आइडियोलॉजी मानते थे ईटल राजेंद्र, आज टोटली ऑपोजिट राइट आइडियोलॉजी। वही तो सवाल है कि ऐसा आखिर क्या हुआ आपकी पार्टी के साथ? ऐसा क्या हुआ, क्या कर दिया जिसके बाद उन्होंने इंतहाई कदम उठाया, जो बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजी की पार्टी में अब वो जाने की कोशिश करना चाहते हैं? अब क्यों गए उसके साथ ही समाधान मिलता है। क्यों भाजपा गए? भाजपा तो वो हुजूराबाद में केवल गए चुनाव में उनको सिर्फ 1600 वोट आए थे। क्यों भाजपा गए? क्योंकि केंद्र सरकार में भाजपा है। इनके ऊपर जो आरोप है बहुत सीरियस आरोप है। भगवान के मंदिर के लैंड्स इन्होंने कब्जा किए है, दलित बहुजन के लैंड्स कब्जा किए, देश भर में
जो भी नेता, जिन नेताओं के ऐसे आरोप आते हैं वो किस तरफ जाते हैं? भाजपा के तरफ जाते हैं। आज वही हुआ है, ईटल राजेंद्र भाजपा के तरफ गए हुए। तो बिल्कुल जो राजेंद्र के हवाले से तो आपने कह दिया, इससे पहले भी टीआरएस के कई लीडरों पर इल्जामात थे, उनके खिलाफ तो आपने कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? बिल्कुल, के केशव राव जी के जब आरोप आए थे इमीडिएटली उन्होंने वो लैंड्स दे दिए। और अगर कुछ है तो आके बाहर। श्रीनिवास यादव के हवाले से आपने क्या कार्रवाई की, जिनका ताल्लुक महबूब नगर से? श्रीनिवास यादव जी का नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो अलग नाम है। श्रीनिवास यादव जी तो सिकंदराबाद के हैं। तो जो भी है आरोप मीडिया के प्रति नहीं, जो आरोप है वो कभी भी जो लोग हैं, विक्टिम्स है, अगर वो बाहर आएंगे तो बिल्कुल उनके ऊपर भी आएगा। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी कांग्रेस को छोड़ते हुए उन्होंने बताया कि ईटल राजेंद्र बाहर आएंगे, उनके ऊपर तो सिर्फ इंक्वायरी लगाया गया था। पर जिस दिन वो फर्स्ट प्रेस मीट लगाए उन्होंने एक वो आरोप को सारे एक्सेप्ट किया। उन्होंने नहीं बताया कि ये लैंड्स मैंने नहीं लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पर उन्होंने सरकार के खिलाफ बात किया, पार्टी के खिलाफ भी बात की, तो बिल्कुल एक्शन तो लेना पड़ेगा ना सना। ठीक है, ठीक है। एनवी सुभाष साहब, आपके पास आएंगे इस सवाल के साथ। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपना कमल मिशन जारी रखे हुए इसकी शुरुआत आपने इसमें तेजी लाई थी। जीएचएमसी इंतखाबात में हमने देखा था कि कई बड़े लीडरान उसमें शामिल होते हुए दिखाई दिए थे कैंपेनिंग में। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी को तेलंगाना में मजबूत करने के लिए दागदार लीडरों को भी शामिल करने में वो हिचकिचाएगी नहीं? जैसा कि इल्जाम तो है ही, टीआरएस के इटला राजेंद्र जब टीआरएस में थे तब, और अब क्या वो माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल हो रहे हैं तो तमाम दाग धुल जाएंगे? ऐसा है साना जी, आप अच्छा एक डिस्कशन लेके आए जो आम जनता को बार बार ये जो बताना हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार है। अब देखिए, अभी ईटल राजेंद्र एक बड़ा नेता है, वो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो पार्टी जब से शुरू हुआ वो केसीआर के साथ मिलजुल के ये पार्टी को, और वो 204 से आज तक वो लगातार जीतते हुए आए हैं। और वजीर आलम केसीआर ने कभी भी बोलते रहते हैं कि ईटल राजेंद्र हमारा राइट हैंड है, हमारा एक मजबूत लीडर है, वो जो फाउंडेशन से ये जो पार्टी को मजबूत कराने में उनका भी शामिल है और उनका भी रोल है। अब देखिए, अभी 2014 बोल तो 2014 का पहले केसीआर अलग है, 2014 के बाद जब वो सीएम पद में बैठा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। जो तेलंगाना के ऊपर तेलंगाना लाने में जो उनका वो बलिदान दिया है, वो पूरा त्याग दिया है, वो लोग आज कहीं पे नहीं दिख रहा है। अब देखिए, अभी जो कैबिनेट में केसीआर के कैबिनेट में जो भी मंत्री जी है वो सब तेलंगाना के खिलाफ थे। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि वो लीडर जिन पर पार्टी के अंदर रहते हुए उन पे इल्जामात थे, वो दागदार थे, जो अब पार्टी टीआरएस छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल होने की मंशा बना रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लोगों के जहन में ये सवाल उठने वाला है कि दागदार लीडरों को शामिल करती है बीजेपी? हम लोग पहले से बोल रहे हैं, सिर्फ ईटल राजेंद्र के ऊपर जो करप्शन चार्जेस लगाए हैं उसके ऊपर भी नहीं। हाँ। सभी लोग जो केसीआर के जो कैबिनेट में है, मिस्टर केटीआर है और अपना मल्लारेड्डी जी है और अपना ऐसा ये लिस्ट अगर बढ़ते जा रहे हैं, और जो विधायक है उसके ऊपर भी आप ये जो करप्शन चार्जेस है वो सब निकालिए और उसके ऊपर भी लगाइए। क्यों केसीआर के जिस ईटल राजेंद्र के ऊपर लगाया बोलो तो केसीआर ने अपना बेटा मिस्टर केटीआर को मुख्यमंत्री बनाने का एक प्लान बना रहे हैं। तो जो भी इसका आइडियोलॉजी के ऊपर जो भी डिफरेंस है, क्योंकि वो लोग एक फैमिली रूल के ऊपर लाए। अब देखिए, अभी केसीआर के परिवार में कितना लोग एमएलसी है, एमपीस है, मिनिस्टर्स है, एमएलएस है, और कितना लोग उसमें सभी लोगों को कुछ ना कुछ पोस्ट दे रहे हैं। ये फैमिली पार्टी बन जा रहा है। आइडियोलॉजी के ऊपर, फैमिली रूल के ऊपर जो भी अगर सवाल पैदा करते हैं और सवाल जो जस्ट उठाते हैं, उसको
करप्शन चार्जेस में ऊपर निकाल के पार्टी से निकाल रहा है। अब सवाल यह है कि आप हम लोग के लिए देखिए, हम लोग जो केसीआर के ऊपर लड़ाई के ऊपर ये जो करप्शन चार्जेस के ऊपर ये जो लगा रहा है, हम लोग 100% वो लोगों को लेके केसीआर के ऊपर जरूर उनका कंप्लीट करप्शन चार्जेस। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि टीआरएस लीडरान ही ये कह रहे हैं कि पार्टी में परिवारवाद है और फैमिली के हवाले से अगर कोई सवाल खड़े करता है तो वो उस पर निशाना पार्टी बनाती है उन्हें और उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, जैसा कि एटला राजेंद्र के साथ हुआ, और इसीलिए वो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। कब ज्वाइन करेंगे आपसे हम सवाल करेंगे, और कितने लोग उनके साथ आने वाले हैं ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। डॉक्टर शुजात साहब आपके पास आएंगे। टीआरएस छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बातें सामने आ रही है ई राजेंद्र के हवाले से। आखिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? अगर टीआरएस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, एटला राजेंद्र भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? आप कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते थे। क्या ये माना जाए कांग्रेस धीरे धीरे अब ऑप्शन में नहीं रह गई है रियासतों में भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गंगा है, वहां पर जो भी ना जाकर नहाता है वो पाक हो जाता है। मुकुल राय जो भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, तृणमूल कांग्रेस से वो बीजेपी में आए और फिर अब वो बीजेपी से तृणमूल में चले गए। तो ये जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्रिमिनल्स को जो है बहुत प्यार बहुत मोहब्बत मिलती है, इसीलिए तकरीबन क्रिमिनल्स उस पार्टी में जा रहे हैं। और अभी जो उत्तर प्रदेश में हुआ, प्रसाद जो ब्राह्मण चेहरा हैं वो उसमें आ गए हैं, बीजेपी में आ गए हैं। हालांकि इंतहाई क्या कहते हैं, वो 3 चुनाव हार चुके हैं वहां पर। इंतहाई गैर मकबूल आदमी को उन्होंने लिया और नेशनल मीडिया पे इतना हंगामा किया और ये बताना चाहा कि ब्राह्मण्स जो है कांग्रेस के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये पार्टी क्रिमिनल्स को जमा कर रही है, इनके पास लीडर्स की कमी है, थोड़ा सा कैडर इनके पास आरएसएस का है, लेकिन आमतौर पर इनके अगर वो टीआरएस में महफूज खुद को नहीं कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने क्या उन्हें ऑफर किया कि आप हमारी पार्टी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं? हम क्यों ऑफर करेंगे भाई? जमहूरियत सियासत में तो कभी भी कुछ हो जाता है। जो फैसला करेंगे वो आप आइडियोलॉजी तो एकदम ताक पे रख दी जाती है, आइडियोलॉजी तो ताक पे रख दी जाती है। नॉर्थ से साउथ पोल लोग पहुंच जाते हैं, हम देखते रहते हैं हमेशा। उसी का तो रोना हम रो रहे हैं। देखिए अभी हम उसी का रोना रो रहे हैं। सेकुलर ताकतें भी भारतीय जनता पार्टी में जा रही हैं, सिर्फ इसलिए जा रही हैं कि उनको कुछ ओहदा मिल जाए। ओहदे के भूखे लोग पार्टी बदलते हैं, जिनको ओहदे की भूख नहीं होती, जिनको सिद्धांत से प्यार होता है, वो ओहदे और पार्टी नहीं छोड़ते। ये हमारा तजुर्बा है। ठीक है कृषांक साहब, क्या ये माना जाए कि तेलंगाना में ई राजेंद्र के इस्तीफे के साथ ही अब टीआरएस के लिए मुश्किलें मजीद आने वाले दिनों में बढ़ेंगी? क्योंकि कुछ देर पहले आप सुन रहे थे एनवी सुभाष साहब को, उन्होंने कहा कि ऐसे ही कई लीडर जो संकोच महसूस कर रहे हैं टीआरएस में, उन्हें हम इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद हम बगावत करेंगे केसीआर के खिलाफ। है सना जी कि भाजपा के पास नेता ही नहीं है तेलंगाना में, खुद ब खुद उनके पास नेता नहीं है। तो इसीलिए तो अब तो उनके लिए सना जी प्लीज, सना जी देखिए, जब वो लोग बात कर रहे थे आपने रनिंग क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे। ठीक है आप बोलिए। देखिए जिस तरह से वो लोग पहले से ही, उनका राष्ट्र अध्यक्ष बंडी संजय बहुत सालों से बता रहा था हमारे पास इतने एमएलए टच में है, 20 एमएलए टच में है, 25 एमएलए टच में। इससे मालूम पड़ता है कि उनको उनके खुद नेतृत्व पे भरोसा नहीं है, बीजेपी के पास नेता नहीं है, इसीलिए वो दूसरे पार्टियों से नेता लेना चाहते हैं। ईटल राजेंद्र जैसे अगर कोई लोग फिसलना भी चाहे तो फर्क नहीं पड़ेगा। टीआरएस जो है केसीआर जी के काम पे भरोसे पे है, क्योंकि हमारा सरकार आने वाले दिन में ये इलेक्शन सिर्फ ईटल राजेंद्र के लिए नहीं है। हम बीजेपी को पूछेंगे कि भाई तुम्हारे केंद्र सरकार ने तेलंगाना के लिए क्या किया? कालेश्वरम, वही हुजराबाद में वहां पे पानी आते सना जी, कालेश्वरम के लिए 1 फुटी खोड़ी केंद्र सरकार ने नहीं दी, एक इरिगेशन प्रोजेक्ट नेशनल का भी केंद्र ने नहीं दिया।
तो हम पूछेंगे। यही ईटल राजेंद्र साहब, वो मिनिस्टर थे ना हेल्थ के, उन्होंने भी पूछा कि एक भी मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने नहीं दिया, हम वो बिल्कुल पूछेंगे। तो ठीक है, नहीं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये, जब एक लीडर पार्टी छोड़ता है, घर छोड़ता है, तो उसके बहुत सारे हामी होते हैं और बहुत सारे हामियों के साथ वो दिगर लीडरान के साथ भी राब्ते में आता है, और ऐसे में बहुत सारे लीडरान का ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी सूरत हाल से गुजर रही है टीआरएस। तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में आज उल्टी गिनती टीआरएस के लिए शुरू हो चुकी है? क्योंकि एक वक्त में हम ये जानते हैं कि टीआरएस ही एक राइट हैंड कहती रही है एटला राजेंद्र को, और अब आप कह रहे हैं कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदरूनी सियासत कुछ और ही कह रही है। सियासी जानकार तो यही मानते हैं। सना जी, एक व्यक्ति जाने से पूरा पार्टी कोलैप्स नहीं होता, क्योंकि भाजपा का मॉडल देखिए आप, नहीं एक सेकेंड, मॉडल देखिए आप, सुवेंदु अधिकारी बंगाल, तृणमूल कांग्रेस को फर्क पड़ा। किरण बेदी जो आम आदमी पार्टी के साथ, केजरीवाल जी के साथ थी, भाजपा ने सेपरेट उनको लिया, कुछ फर्क पड़ा? हार गई वो। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या किया उन्होंने, मुलायम जी के भाई को सेपरेट कर दिया, कुछ फर्क पड़ा? जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी के साथ कुछ फर्क पड़ा? रामविलास पासवान के बेटे को ऐसे ही किया, कुछ फर्क पड़ा? हर राष्ट्र में ऐसे ही मॉडल प्रयत्न करती है भाजपा, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पार्टियों को तोड़ा, जिसकी वजह से बिखराव हुआ। कृषांक साहब, ये भी हकीकत है, आप कैसे नहीं मान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का हवाला आप देख रहे हैं कि तोड़ने की कोशिश की, जाहिर सी बात है वहां पर असर पड़ा इसका। आप कैसे कह सकते हैं असर नहीं पड़ा? एनवी सुभाष साहब आपके पास लौटेंगे, आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्टी है, हमारे पास 100 एमएलए है, एक ईटल राजेंद्र जी, वहां के उनके पास लीडर्स नहीं है। प्रॉमिस करेंगे खुद उनका पार्टी बिखर जाएगा, बीजेपी भी बिखर सकता है। एनवी सुभाष साहब, ये बताइए कि ई राजेंद्र को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर किया गया था, वो उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी में जाने की और आपसे हाथ मिलाने की बात कही, और कब वो ज्वाइन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, और उनके साथ कौन कौन से लीडर होंगे? देखिए, अभी हम लोग तो सभी लोगों को हम लोग जस्ट ऑफर कर रहे हैं। केसीआर के सरकार के खिलाफ जो भी कार्रवाई करते हैं, जो भी लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी को दरवाजा एकदम खुला है। कृषांक भी आ सकते हैं, जो कांग्रेस लीडर भी आ सकते हैं। हम दो जवाब देंगे, एक तो कांग्रेस को और एक टीआरएस को। कांग्रेस को क्या है, अभी कांग्रेस से जो अभी साहब जो अभी कहा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी एक गंगा नदी है, तो 100% हमारा एक गंगा नदी है। तो आज पूरे देश में अब जीतना हारना वो तो इलेक्टोरल प्रोसेस है पूरा देश में। अभी गंगा नदी उन्होंने किस माने में कहा, ये भी समझना बहुत जरूरी है। एनवी सुभाष साहब, उन्होंने कहा कि गंगा नदी बीजेपी दरअसल इन मानों में है कि कोई भी दागी लीडर अगर भारतीय जनता पार्टी में जाए तो गंगा स्नान करे तो वो पाक हो जाता है, दाग नहीं रह जाता है। इतना बड़ा इल्जाम है ये तो। इल्जाम तो है, उसलिए तो मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं अभी कांग्रेस पार्टी को जो आज तो दिल्ली में लीडर नहीं है या गली में लीडर नहीं है। अब देखिए अभी कितना लोग कांग्रेस पार्टी से भाजपा को क्यों आ रहे हैं? अभी दूसरा जो पार्टी है ना, अभी नेशनल पार्टी है, एनसीपी है, शिवसेना है, फिर अपना मुलायम सिंह का पार्टी है, सब लोग आम आदमी को तेलंगाना में कौन सा बड़ा फेस है आपके पास? नहीं, सुनिए अभी बीजेपी का टीआरएस का सवाल है। तो टीआरएस ने कुछ देर पहले यही कहा कि आपके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए आप दिगर लीडरान को तोड़ रहे हैं। मेरे को 2 मिनट का वक्त तो दीजिए। 214 में जब केसीआर मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पास 61 विधायक थे, तो लीडर नहीं है बोल के कांग्रेस से और टीडीपी से लीडर लेके आके जो एमएलए है, जो कांग्रेस और टीडीपी के एमएलए के ऊपर जो जीत चुका है, वो लोगों को लेके आके अभी टीआरएस ने शामिल किया है। तो ये मतलब है कि टीआरएस में लीडर नहीं है। आप जरा पूछिए, आप जवाब दीजिए मेरे को। टीआरएस में कोई अब लीडर नहीं है ना, उसलिए तो दूसरा पार्टी से लेके आए। जो आइडियोलॉजिकल टीआरएस एक नया पार्टी है और एक नया स्टेट है, उसलिए सब लोग आए थे। हम लोग भी यही बोल रहे हैं, जो भी टीआरएस के ऊपर फाइटिंग करते हैं,
जो उसका ठीक है, कृषांक साहब से इसका जवाब हम लेके, लेकिन उससे पहले 100% लेकिन उससे पहले शुजात साहब, टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान रस्साकशी चल रही है। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस को खुद को मजबूत करने का वक्त भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं कौमी लीडरशिप से लेकर अगर रियासत की लीडरशिप की बात करें तो वहां कमजोर ही होती जा रही है। तो क्या अपना मुहासबा कांग्रेस करने की जरूरत को महसूस नहीं करती? आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर कोई पार्टी लीडर अपनी पार्टी छोड़ रहा है तो वो कांग्रेस की तरफ जाने की कोशिश करे, अपने हवाले अपने नजदीक वो ऑप्शन तो तलाशता है। ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस को ऑप्शन के तरीके से नहीं देख रहे हैं लोग, उसमें लीडर भी शामिल है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में जिस तरह क्रिकेट में जो है एक बैड पैच चलता है, उसी तरह कांग्रेस में भी बैड पैच चल रहा है, लेकिन महासिबें कंटिन्यू जारी हैं और हम आपको अगले 2-4 महीने में बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी किसका नाम है। मैं एक सिंपल सा सवाल करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने मल्काजगिरी का एक कॉर्पोरेटर का जो सीट था इनका, उसको बचा नहीं पाई। हालांकि दुबाक आप जीते, लेकिन मल्काजगिरी में वो सीट हमें आई। वहां पर टीआरएस और बीजेपी में अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बावजूद वो हारे और हम वहां पर जीत दर्ज करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लोग हैं, हमारे पास वोटर्स हैं। सिर्फ एक चीज है कि एक्टिवेशन की जरूरत है। वो बहुत जल्द हम अपने जितने भी कमजोरियां हैं उसको दूर करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस एक जिंदा जावेद जमात बन के आपके सामने आएगी। और जहां तक लोगों को शामिल करने का सवाल है, लीडर्स को शामिल करने का सवाल है, हमारे पास इतने अच्छे लीडर्स हैं, इतने अच्छे ऑडिटर्स हैं, इनको पूरी चीजें, इकोनॉमिक इनको मालूम है, इनको पॉलिटिक्स मालूम है। एक सवाल, एक क्वेश्चन रहता है कि भाई क्या वजह है? तो हाँ, वजह जरूर है कि हमको एक्टिवेशन की जरूरत है। हम बहुत जल्द एक्टिवेट होकर बताएंगे। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के कोने कोने में है और ये ग्रास रूट की पार्टी है। इसको कोने कोने में है लेकिन दिखाई नहीं देती। एक प्राइवेट टॉक में नाम जानते हैं, ऐसा वक्त आ गया है साहब की कांग्रेस पार्टी का नाम जानते हैं। अगर काम की बात कहें तो काम नहीं दिखता है। अभी आपको उत्तर प्रदेश में मौका मिला ना, वहां पर प्रियंका गांधी जा सकती थी, ताबड़तोड़ रैलियां कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। कृषांक साहब आपके पास लौटेंगे। उस सवाल का जवाब जो कुछ देर पहले एल वी सुभाष साहब कह रहे थे, उसका जवाब कृषांक साहब आपसे लेना चाहेंगे। कृषांक जी, ये लोग सिर्फ दुब्बक को दिखा के बहुत ज्यादा उछल रहे हैं ना। दुब्बक में क्या हुआ सना जी? केवल 1000 वोट के गैप से, केवल 1000 वोट पर उसके बाद जीएचएमसी में लीडिंग सीट हमको आए। एमएलसी में जो बीजेपी का एक एमएलसी था वो भी वो सीट खो गए और एक सीट में चौथे प्लेस में है। नागार्जुन जो जीता वही सिकंदर होता है ना भाई। नागार्जुन सागर में जो जीता वही सिकंदर होता है, चाहे एक वोट से जीते। तो वही बात सागर को लिए भी आता है, वही बात एमएलसी के लिए भी आता है, वही बात वारंगल म्युनिसिपल्स के लिए भी आता है। 3 चुना, उसके बाद हार गए। बीजेपी को डिपॉजिट भी नहीं मिला सना जी। और वही बात जीएचएमसी के लिए भी आता है। बिल्कुल। तो पार्लियामेंट में जीएचएमसी में लीडिंग सीट हमें आया ना, 2019 में जो पार्लियामेंट में टीआरएस अभी भी लीडिंग है। एक बात है, देखिए, इस बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जो बंडी संजय है, उनके पास कोई भी एक एजेंडा नहीं है। अगर लीडर्स कोई गए तो भी, कल उन्होंने एक प्रेस मीट दिया, क्या बात करते हैं। आज लोग देख रहे हैं ना, पूरे देश में संस्थाओं को बेच रहे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लैंड्स को बेच रहे, पेट्रोल डीजल का रेट भी है। पब्लिक ये भी पूछेंगे। तो वही तो सवाल है ना कि सब कुछ जब भारतीय जनता पार्टी इतना खराब कर रही तो आपके लीडर्स आपका साथ छोड़कर बीजेपी में जाना क्यों चाहते हैं? लीडर्स नहीं गए सना जी, सिर्फ एक आदमी जिसके ऊपर आरोप है, अपने आरोप को बचाने के लिए शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आरोप थे, सुजना चौधरी, सीएम रमेश, मुकुल रॉय, बहुत सारे ऐसे नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके ऊपर आरोप थे, अपने आरोप बचाने वो भाजपा गए। आज ईटल राजेंद्र भी वही लाइन में गए आरोप बचाने के लिए। पर कोर्ट है, कोर्ट अपना निर्णय देगा। ठीक है, खुद की साख और खुद को बचाने के लिए बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इतने बड़े इल्जामात के साथ इटला राजेंद्र बीजेपी में शामिल होंगे। एनवी सुभाष साहब जी, 14 तारीख को हमारा नेशनल प्रेसिडेंट से जेपी नड्डा के उसमें नेतृत्व में वो हमारा बंडी संजय और सब लोग दिल्ली जा रहे हैं कल, और वहां पर शामिल होंगे।
इसके अलावा ईटल राजेंद्र के अलावा और बहुत लोग जो जस्ट एमएलसी है और एमएलएस है, जो ये वजीर आलम सीएम केसीआर के ऊपर जो बहुत लोग, उनकी तादाद क्या है? सुनिए, नंबर्स हैं उसका ऊपर शिकायत है, उनका ऊपर जो शिकायत है हाँ। वो सब लोग हमारे पास साहब लौटूंगी। और एक चीज क्या है, नहीं, कितने लोग बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? जो कांग्रेस पार्टी में फैमिली रूल है, एनवी साहब एनसीपी में है और टीआरएस में सब लोग हमारा बीजेपी का इसमें आ रहे हैं, क्योंकि किसी कैडर को जितना भी वो काम करे, एक टेंटेटिव अगर आज उसको कुछ रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो एक मामूली से लीडर भी देश के अध्यक्ष बन सकते हैं और प्रधानमंत्री बन सकते हैं और नेशनल प्रेसिडेंट बन सकते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि कितने ऐसे लीडर हैं राजेंद्र के अलावा जो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे? देखिए, अभी बहुत लोग हमारे पास टच में हैं। अभी हम ऐसा वो लोगों का प्रायोरिटीज और वो लोगों का सीक्रेट जो है, ठीक है, आप सीक्रेट नहीं, आप पहले नहीं बता सकते, ठीक है, 100% हमारा रास्ता है। बहुत सारे लोग हैं। किसान साहब, आपके पास इस कमेंट चाहूंगी। शुजात साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? जो केसीआर जा तो नहीं टीआरएस छोड़कर वो बीजेपी में, लोग हमारे पास आएंगे, टीआरएस के ऊपर नाराज है। क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि कहीं वो अपना इरादा ना बदल दें? कौन जी? अगर ये लीक हो गया, शुजात साहब आपसे सवाल था। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, बात जब निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बंगाल से, 35 MLAs वांटेड टू कम बैक टू द मदर पार्टी। बीजेपी को तोड़ जोड़ बहुत महंगा पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो हालत है, इतनी बुरी हालत है, योगी को निगलना भी मुश्किल है, थूकना भी मुश्किल है, बहुत बड़ा मसला है। अगर निकाल देंगे तो ठाकुर नाराज हो जाएंगे, अगर रखेंगे तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। जो पार्टी जात पात पर और कम्युनिज्म पर चलती है वो टिकती नहीं, और वहां पे अच्छे लोग बहुत कम जाते हैं। राजेंद्र नहीं, बहुतों से उनका ताल्लुक है, बहुत टच में है। तब तो टीआरएस के लिए झटका हो सकता है, बड़ा झटका। लास्ट कमेंट आपका। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, हमारे नेता केसीआर जी के ऊपर भरोसा है। वैसा कुछ नहीं होगा, जितने भी प्रयत्न करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। हम ग्राउंड में स्ट्रेंथ में है और आने वाले चुनाव भी जीतेंगे। कोई लीडर जाने वाला नहीं है, कोई लीडर जाने वाला नहीं है। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप तीनों खास मेहमानों का, किशान साहब आपका, एनवी सुभाष साहब आपका।